हाँ। तो भजनी में जो होता है, आपको ये कहेंगे सांग तो हमेशा ये कहेंगे चलो सांग देख के आते हैं, और भजन के बारे में कहेंगे चलो भजन सुन के आवांगे। लेकिन सांग के अंदर जो नहीं गायक भी अच्छा होना चाहिए, और जो नहीं वो गायक भी हो, म्यूजिशियन भी हो, भाई वो कैसी धुनें हैं, धुनों के हिसाब से जो नहीं वो तर्ज को उठाए, और वो डांसर भी होना चाहिए। भाई पशु पखेरु सारे नाचन नाचे दुनिया सारी, नाचन में कि ऐप बताया नाचे दुनिया सारी। हाँ। तो झंडू मीर जी के ऊपर मैंने बनाई है वीडियो। वर्नेकुलर लैंग्वेज, अंग्रेजी में वर्नेकुलर रहते हैं। वर्नेकुलर वो भाषा होती है जो आदमी अपनी बच्चा अपनी माँ के साथ चूची लेते हुए सीखता है लल्ला लोरी से, उसको कहते हैं। जैसे हमारी वर्नेकुलर लैंग्वेज जो है वो हरियाणवी है। किसी से पूछा आदमी का सबसे अच्छा शब्द कौन सा, बोला उसका खुद के नाम की आवाज़। फौज में भर्ती हो जा रहे तुम बन जाओ रंगरूट, ईब तो पारो खिड्डी जूती फिर मिलेंगे भूत। एक बर्तन में पानी भर के गोरा गोरा गात पवित्र करके, अक्सर औरतें नंगी नहाती थी। तो एक बर्तन में पानी भर के गोरा गोरा गात पवित्र करके ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी की मूर्त धर के और जोनी पूजा करने लगी मीरा। तो पंडित जियों को उन्होंने 2 पैग दे दिए रम के। पंडित जी दारू पीने कैसे सीखे। हाँ। और पंडित जी को बड़ा मजा आया गाने में, और पहली बार पंडित जी ने इस तरह से दारू पी थी। हाँ। तो वो रागनी देखो, पंडित लक्ष्मी चंद जी क्या कहते हैं, एरी मोसी थर थर कांप तेरा गात, तू कई बवली पड़न के तेरे वायरी मन में आ रही, जो हो बीरा की जात मर्दा की बुद्धि अडन। पंडित जी कदे लुगाई भी 15 शेर की होया करें। अरे बलावा उर की परी थी, वाके भागी बरोड़ की थी, एक लाठी के पाछा लगी। अक्ल थोड़ी अधूरी विद्या, एक तो मूर्ख और थोड़ा पढ़ा हुआ हो। अक्ल थोड़ी अधूरी विद्या जी न खाड़ा कर दे, माँ बापा की लापरवाही चोड़ लुंगाड़ा कर दे। इसलिए माँ बाप का बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। हरियाणा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पुराना नाम है, और जब भी किसी प्रदेश का जिक्र हो तो उस प्रदेश की संस्कृति का जिक्र सबसे पहले होया करे। भी किसी बुजुर्ग रहे के पहनावा था, के गाना बजाना था, और जब गाना बजाना का आप जिक्र करा तो हरियाणा का सांग जो सब तय एक ऊपर दर्जे पर माना जा है। तो गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, धर्मपाल मलिक जी। यूट्यूब आपने सुना भी होगा, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कुछ, और स्टडी है गुरुजी के सांग के ऊपर, जितने सांगी हुए हैं भी, सांग कैसे शुरू हुए, कौन कौन से सांगी हुए, और कैसे कैसे सांग आगे बढ़ा। हालांकि आज का दौर अलग है, सोशल मीडिया का दौर है, संगीत बदल चुका है, सुनने वाले बदल चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं आप गाँव में कहीं भी आप विजिट करोगे हरियाणा में तो एक ऐसा तबका मिलेगा जो आज भी संगीत प्रेमी या सांग प्रेमी मिलेगा। तो सांग के बारे में डिस्कस करेंगे भी, सांग कैसे शुरू हुए। जैसे आपने सुने होंगे नाम, दादा लक्ष्मी, मांगे राम, धनपत, बाजे भगत, और फीमेल सांगी भी हुई हैं, गुरुजी ने बताया, तो उनके बारे में जिक्र करेंगे। सो राम राम गुरुजी। राम राम भाई। तो वही भी सभी दर्शकों को राम राम सलाम भाई। तो आज हम जोनी सांगों के बारे में जिक्र करेंगे भाई। वैसे तो सांगों पर कई वीडियो बनाई हैं मैंने, और जो है वो आप देख भी सकते हो। मेरा भी यूट्यूब चैनल है धर्मपाल छोटा मलिक सा, यूट्यूब चैनल। नहीं नहीं नहीं, धर्मपाल मलिक बढ़िया के है। नाम से। हाँ। और ये वैसे नहीं हमने कोई वैसे बना दी, ये स्टडी करके बनाई है। एक तो होते हैं सांगी और एक होते हैं भजनी। हाँ। तो भजनी में जो होता है, आपको ये कहेंगे सांग तो हमेशा ये कहेंगे चलो सांग देख के आते हैं, और भजन के बारे में कहेंगे चलो भजन सुन के आवांगे। तो भजनी तो हुए हैं हमारे जैसे जाटमेर सिंह, वो हालांकि उनकी पार्टी नहीं थी। वो गायक बहुत अच्छे थे, राइटर बहुत अच्छे थे, और उनकी ये मेरे पास उनकी बायोग्राफी भी है, ये लिखी हुई है रामफल सैल की, और बहुत ही अच्छी है। रामफल सैल भी आकाशवाणी में काम करते थे और पढ़े लिखे आदमी हैं। कवि हैं रामफल चैल जी, जो ने मैंने सुना है। वो चलो कवि का तो मुझे पता नहीं, उन्होंने ये किताब लिखी। इसी प्रकार मुंशी राम जांडली जी थे, वो जांडली गांव के रहने वाले, छोटी जांडली के। वो भी जाट थे मेर सिंह की तरह से, और पुनिया उनका गोत्र था। आर्य समाज से वो प्रभावित थे। उनकी भी कोई सांग की या भजन मंडली तो नहीं थी, लेकिन वो गायक से भी राइटर बहुत अच्छे थे, उनके भजन भी बहुत मिलते हैं। और वो खासकर हमारे इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट हिसार में मिलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रोहतक में तो पंडित लक्ष्मी चंद जी, पंडित मांगे राम और दूसरे थे, लेकिन हमारे इलाके में ये मुंशी राम जांडली जी का बहुत जिक्र है। तो ये भजनी थे। हम जो नहीं भजनों का जिक्र नहीं, आज सांगों का जिक्र करेंगे। भजनी का फिर कभी में ओढ़ लेंगे।
वैसे इन दोनों के ऊपर, मुंशी राम जांडली जी के ऊपर और मेर सिंह जी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हैं और ये इन किताबों के ऊपर आधारित हैं। अब आता है सांग का जिक्र। सांग के अंदर एक कला होती है, इसके अंदर तो भजन में तो किसी दूसरे का लिखा हुआ भी गा सकता, गाने की वो सिंगर होना चाहिए, उसकी आवाज़ जो नहीं वो कोयल की तरह से मिलोडियस मीठी होनी चाहिए। लेकिन सांग के अंदर जो नहीं गायक भी अच्छा होना चाहिए, और जो नहीं वो गायक भी हो, म्यूजिशियन भी हो, भाई वो कैसी धुनें हैं, धुनों के हिसाब से जो नहीं वो तर्ज को उठाए, और वो डांसर भी होना चाहिए। गाम सांग जो था वो त्रिवेणी था, गायन का, एक्टिंग का, डांस का, म्यूजिक का, और बल्कि चौथे सांगी जो होते थे वो हालांकि अनपढ़ थे लेकिन वो राइटर भी थे बहुत अच्छे। कौन वो से? जो भी सांगी था, अच्छा। वो खुद की रागनियां भजन खुद बना करता था। दादा लक्ष्मी भी तो नहीं पढ़े लिखे थे। दादा लक्ष्मी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ। दुर्भाग्य हमारा प्रांत का ये है, वो जो सांगी लोग थे हम्म। वो अपनी कापियों में खुद ही लिखते थे, छपवाते नहीं थे उस जमाने में। उसमें एक तरह का थोड़ा बेईमाना था, वह मेरी छपवाई वही रागनियाँ, मेरा लिखा हुआ सांग, कोई दूसरा मेरे से भी अच्छी आवाज़ वाला या एक्टिंग करने वाला उसको याद करके वो सांग करेगा तो मेरी मेहनत की कमाई वो खाएगा। इसलिए हमें बहुत सी रागनियों पर एक दूसरे की छापें मिलती हैं। जैसे झंडूमीर की गाई हुई रागनी है, भाई पशु पखेरु सारे नाचन नाचे दुनिया सारी, नाचन में की ऐप बता नाचे दुनिया सारी। हाँ। तो झंडूमीर जी के ऊपर मैंने बनाई है वीडियो, उसमें जिक्र किया है। इस रागनी के ऊपर पंडित लक्ष्मीचंद की छाप लगती है, लेकिन वास्तव में ये जो नहीं झंडूमीर की बनाई हुई रागनी है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास नोट भी हैं जिस पे वीडियो बनाई, उसी पर मैंने अपने पहले नोट बनाए, उसके बाद में बोल जा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है, सांगी जो नहीं वो उसके अंदर 4 कलाएं थी, लिखता भी था, बनाता था, गाता भी था, और उसमें जो नहीं उसको संगीत का भी ज्ञान था, धुनों का, और डांसर भी था। तो इन जो नहीं चारों के मेल को, बल्कि गाना और म्यूजिशियन और डांसर त्रिवेणी था एक सांग। तो हमारा ये सांग जो नहीं, अब बात आती सांग शुरू कब हुआ। इस प्रदेश के अंदर सदियों से सांग शुरू हैं। सबसे पुरानी किताबें मानी जाती हैं हमारे संस्कृति के अंदर हमारे देश की वेद। पहला वेद जो था वो ऋग्वेद था, जो सबसे पुराना है। फिर जो नहीं यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सामवेद के अंदर संगीत कला का वर्णन है। उसके अंदर हालांकि ज़्यादातर जो नहीं ऋग्वेद से लिए हुए मंत्र हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन वो संगीत जो नहीं उस टाइम भी था। अब आता गाना बजाना क्यों आदमी पसंद करता है। संगीत जो नहीं वो आत्मा की खुराक है। म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल। जैसे आपने सूफी संत सुने होंगे हरियाणा के अंदर, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती थे अजमेर वाले। ये जो सूफी संत थे वो अपने गाने के द्वारा, भजनों के द्वारा अपने धर्म का प्रसार करते थे जनता के अंदर। किसी को भी उठा लो, मैं रोकना चाहूंगा, बुल्ले शाह हैं, लिखा है उन्होंने, गाया है। जितने भी मतलब गुरु नानक जी हैं, कबीर जी हैं, दोहे लिखे हैं, जितने भी संत हुए हैं ना, उन्होंने मतलब गायन को एक भगवान को पाने की एक विशेषता ये थी, वहां की लोकल भाषा के अंदर गाया है उन्होंने। लोकल भाषा, वर्नेकुलर लैंग्वेज कहते हैं उसको। वर्नेकुलर लैंग्वेज वो होती है जो बच्चा अपनी माँ की दूधी के साथ पीता है, और उसी में आदमी को मजा आता है। मैंने पहली बार सुना शब्द ये वर्नेकुलर लैंग्वेज, अंग्रेजी में वर्नेकुलर रहते हैं। वर्नेकुलर वो भाषा होती है जो आदमी अपनी बच्चा अपनी माँ के साथ चूची लेते हुए सीखता है, लल्ला लोरी से, उसको कहते हैं। जैसे हमारी वर्नेकुलर लैंग्वेज जो है वो हरियाणवी है। जो हमें हरियाणी रागनियों में मजा आएगा, स्वाद आएगा, वो दूसरी भाषा के मजा तो उनमें दूसरे गानों में भी आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा कंपेरेटिवली। तो यहाँ के राग रागनी संगीत, माँ बोली बोली जहाँ भी माँ तो तभी माँ बोली, और माँ बोली से मीठी बोली कोई नहीं होती दुनिया में। किसी से पूछा आदमी का सबसे अच्छा शब्द कौन सा, बोला उसका खुद के नाम की आवाज़। तो खुद की जो भाषा होती है ना, जो बच्चा माँ की चुच्ची के साथ पीता है, दूधी के साथ पीता, वो सबसे मीठी भाषा होती है। आज हम इसी हमारी हरियाणवी भाषा के अंदर सांग, ये वेद जो शाम वेद मैं कहता हूँ, यहाँ हमारे हरियाणा में सरस्वती नदी बहती थी। और ये मेरे पास वर्मा जी की किताब है, थरीलाल जो हरियाणा। वो कहते हैं 1950 BC के अंदर लगभग। थरीलाल मैं बता दूं, देवीलाल जी
बंसीलाल जी, भजनलाल जी। हाँ, तो लगभग 1950 BC। तो अब 2024 है, तो 4000 साल पहले वो नदी किसी कारणों से बंद होगी, और वो नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती थी। और जो नहीं ये सतलुज और यमुना नदी छोटी नदियां थी, ये उसकी सहायक नदियां थी। तो वो बंद होने से ज़्यादा पानी तो सतलुज में चला गया और कम पानी यमुना के अंदर चला गया। और उसी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे जो नहीं हम ये चारों वेदों की रचना की गई थी। और एक दर्शवती नदी भी होती थी उसकी सहायक, वो दोनों बंद होगी। तो सरस्वती और दर्शवती के बीच में जो प्रदेश था उसको कहते थे ब्रह्मवर्त, और वो उस जमाना का ब्रह्मवर्त ही हमारा आज का हरियाणा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, संगीत तो जो नहीं हमारे वैदिक काल से है, वेदों से शुरू है। लेकिन हम आपको आधुनिक जो नहीं सांगों के बारे में बताएंगे। इसको जो नहीं यूपी के अंदर नौटंकी कहते हैं, राजस्थान में तमाशा कहते हैं, हमारे हरियाणा में सांग कहते हैं। एक नारनौंद के व्यास हुए हैं, बड़े अच्छे सांगी थे हमारे हरियाणा के। सांग मतलब शुरू कहाँ से? उनका दोहा है अच्छा। व्यास जी का। वो लिखते हैं, नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू करया जब सन 1206 का साल था। तो सांग की शुरुआत सन 1206 से मानी जाती है। 1206 मतलब बहुत 4 8 8 9 हजार 800 साल पहले, 800 साल पहले सांग 12 मतलब। 8 20 हाँ, 2024 से लगभग 800 साल पहले जो हमारा आज का सांग है उसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन औरंगजेब का दौर आया एक, वो औरंगजेब का राज था 1658 से और 1707 तक। 5 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होगी। कुरान शरीफ के अंदर जो नहीं वो कहते हैं नाच और गाने के ऊपर मनाही है। तो उसने सांगों को बंद कर दिया और दूसरे भी गाने बजाने जो थे वो बंद कर दिए, इसलिए हरियाणा से सांग बंद हो गया। और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद हरियाणा में सांग शुरू हुआ 1709 के अंदर। और ये सांग शुरू करने वाला आदमी था बाल मुकुंद, वो भी जो नहीं नारनौल का था। इसके बारे में ये केसी शर्मा की लिखी हुई किताब है पंडित लक्ष्मीचंद, उसके अंदर लिखी हुई ये सारी बातें। तो फिर बाल मुकुंद का चेला जो था वो था किशनलाल भाट, और उसको आज के सांगों का दादा कहा जाता, पिता में। मैंने गुरुजी जो पढ़ा है वो था कि किशनलाल भाट ने सांग शुरू किए थे। आप मतलब उसके बाद जो एक आपने जो नई चीज बताई है कि भाई 1206 में जो नारनौल का जो ब्यास था उससे शुरू हुए थे, उसके बाद बाल मुकुंद नाम लिया आपने। हाँ, बाल मुकुंद आया 1709 में, जो किशनलाल भाट का गुरु था, वो भी नारनौल का था। भाट जो भाटिया आपा देखा मतलब। हाँ, भाट जाती है हाँ, गाने वाले। तो उसका चेला था किशनलाल भाट। किशनलाल भाट ने सांग शुरू करे 1730 में, और 1730 से वो लगभग 30-40 साल सांग करता रहा 18वीं सदी के अंत तक। उसको आज के सांगों का दादा कहा जाता है, सारे उससे निकले हैं। और उसके बाद आया एक बंसीलाल सांगी था, वो था इधर अम्बाला जगाधरी का सांगी, उसके सांग भी प्रसिद्ध हैं। और फिर इसी इलाके में, हमारे इलाके में रेवाड़ी के इलाके के अंदर अली बख्श, और अली बख्श ने धुनें बनाई नई शास्त्रीय संगीत के ऊपर। ये गाते नहीं इस तरह की, इन पे अली बख्श की धुनों पे रागनी हर एक आदमी नहीं गा सकता। केवल जो नहीं हमारे टाइम में तो जो हमने सांगी देखे, राय धनपत जी ऐसे आदमी थे जो अली बख्श की धुनों के ऊपर और उसकी तर्ज पर जो रागनी गाया करते थे और गा सकते थे। उसके अंदर काफ़ी जोर लगता है। अली बख्श का चबूतरा जो नहीं रेवाड़ी शहर के अंदर आज भी है। जैसे आप ये कहते नहीं, ये गाने अली बख्श मुस्लिम मुस्लिम था, सांगी था, जो सांगी था। जैसे हमारे ये गाने बजाने वाले राजेश जैसे कहते नहीं, वे तानसेन था, और तानसेन ग्वालियर का था। उसकी समाधि के ऊपर जो नहीं आज भी माथा टेक के आते हैं। तो जो पुराने सांगी थे वो अली बख्श की समाधि के ऊपर रिवाड़ी में माथा टेक के आया करते थे। क्या बात है। और अली बख्श का दौर था 1854 से 1889 तक। तो अली बख्श के बाद फिर ये आ जाते हैं हमारे नए कवि। इनमें आता सबसे पहले पंडित दीपचंद। पंडित दीपचंद जो नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 था, और डीसी हिसार उनको ले आया था हमारे हिसार जिले के अंदर। अच्छा, कहाँ से थे वो वैसे तो उनका गांव था सीरी खांडा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। उनके गुरु का नाम था छाजू राम, और वो सीरी खांडा खरखोदा के आसपास है। तो वो जो नहीं वो
ऐसे सांगी थे, उन्होंने फिर लोगों को इनकरेज किया रागनियों के द्वारा कि भाई फौज में भर्ती हो। वो इस तरह की रागनियाँ गा करते, फौज में भर्ती हो जा रहे तुम बन जाओ रंगरूट, ईब तो पारो फिडी जूती फिर मिलेंगे भूत, ईब तो पारो टूटी जूती फिर मिलेंगे बूट, बूट, तुम हाँ। बन जाओ रंगरूट। क्या तो बात है। हिसार जिले के अंदर काफी आदमी जो नहीं फौज में भर्ती हुए, और डीसी ने उनको उस जमाने में राय साहब का खिताब दिया था। अच्छा, जैसे चौधरी छोटू राम को भी राय साहब का खिताब मिला था, ये भी सर फर्स्ट छोटू वर्ल्ड राम, वार सर में मिला सर की था। उपाधि भी दी थी। सर की उपाधि तो चलो उनको अंग्रेजों बाद में ने। मिली, लेकिन राय साहब का खिताब मिला था चौधरी छोटू राम को फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। तो चौधरी उसके दीपचंद के शिष्य थे अरदेवा सांगी। उससे पहले जो नहीं, पहले तो होते थे चमोल्ले, जिसको चंबोला कहते थे, 4 लाइन का दोहे बनाते थे अपना सांगी। अपना कार हम भी चंबोले, क्यों चंबोले लेकिन हरियाणा में वो चंबोला को चमोला कहते हैं। मतलब इसका 4 लाइनों का कोई अच्छा, दोहा अच्छा, कहो। ठीक है। गांव के बीच में, गांव की हमेशा बनावट ये होती थी, वह 4 गली जिसमें चुराए भैया दीवे दयाए लागन कर्मकांडी, हाँ, और उसके बीच में वो दरी खरड़ वगैरह बिछा के धरती में ही सांग करते थे दीपचंद के टाइम में। उनका शिष्य आया, फिर दीपचंद ने चमोल्ले से बनाए काफिये, जो एक तरह से आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 3 कली की रागनी मोटे तौर पर। अच्छा, और उसका चेला हुआ फिर अरदेवा। कुछ लोग ये भी कहते हैं रागनियों की शुरुआत पंडित दीपचंद से हुई। उसका चेला हुआ अरदेवा ने रागनियों की शुरुआत की। और उसका चेला था बाजे भगत, हाँ, जिसको कहते हैं भाई बाजे भगत नाच गा के और वो कुआ गया, मतलब भगत कुआ गया। नाच गा के। हाँ, भगत कुआ गया। एक जो नहीं वो मांगेराम जी की जो नहीं वो एक रागनी भी है, वह पंडित मांगेराम जी की, वह बाजे नाई नाच दीपचंद ब्राह्मण नाच गा के जो नहीं सांग के गले अवन, और ये अवन खुल लंगर चलवा गया, और बाजे नाई नाच गा के जो नहीं बाजे भगत को आ गया। लक्ष्मी मांगेराम भी नाच गा के कुएं जोड़ खुदा गया, और लक्ष्मी चंद भी नाच गा के दुनिया में नाम कमा गया। तो इस तरह से ये हमारे प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। तो उस समय आर्य समाज भी आ गया था। बाजे भगत के समय में मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन समाज के अंदर कर्म कांड था। अरे एक आदमी मतलब आर्य समाजी बहुत ही कम लोग थे, तो इनडायरेक्ट वे से फिर वो शिक्षा दिया करते लोगों को। जैसे बाजे भगत की एक रागनी है, उसकी टेक है, जो सच्चे गुरु का चेला है वो नुगरों से डरे नहीं, और जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। भाई ये बुत परस्ती की बजाय आदमी का चरित्र अच्छा चोरी हो, जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। तो ये चरित्र से मिला हुआ आदमी ने ना झूठ बोलनी चाहिए, ना चोरी करनी चाहिए, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। तो गणी पलाथी मारने की भी जरूरत को नहीं, उससे भगवान दूर को नहीं। तो वो पांजा भगत की और बहुत सारे, मतलब भगत इसलिए को आया कि उसने मतलब भगवान वो एक स्पिरिचुअल लिखा। आज ना उसने कभी गंदा गाया ही नहीं। अच्छा, इसलिए ऐसा भगत गाया को आ गया। जो नहीं, पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में बहुत से आदमी ये कहते हैं वो शुरू में अश्लील गाता था। मैंने पढ़ा है। तो वो नहीं, मैंने पढ़ा भी है। वो कुछ रागनी, पता क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ गुरुजी, कुछ चीजें समय की देन होती हैं। जैसा सुनते हैं लोग यस भी बोलना पड़ता है। जैसे अभी पंजाब में आपने चमकीला देखा होगा। हाँ, चमकीला का नाम सुना होगा। हाँ, चमकीला पढ़ा भी मैंने। पढ़ा है आपने चमकीला? आप डिस्कस करेंगे कभी डिटेल में, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। चमकीले का भी मेरे ख्याल तक गोली मारी थी उसको, गोली मारी थी उसको खाड़कुओं ने, जो भी था। मतलब उसका आज तक, उसका एक चीज देखो, कास्टिज्म बहुत ज्यादा था उस टाइम। जो चीजें थी उसका आज तक केस फाइल नहीं हुआ, और उस टाइम पंजाब का सबसे बड़ा स्टार था वो। हाँ, चमकीला था। एक साल के बठिंडा अंदर का था चमकीला मेरे ख्याल से। मतलब एक साल के अंदर 365 दिन हुए हैं, उसके 365 तक फालतू शो बुक हुआ थे। यस, श्रीदेवी ने उसको कहा था कि फिल्म कर ले आके, वो कहता मेरा 10 चलो लाख हम आज नुकसान। सांगों के बारे में हाँ। करेंगे। तो अब भाई सांगों के बारे में हम, ये हमारे पास बाजे भगत की भी वो है, बायोग्राफी है, पंडित मांगेराम की भी है, और ये चंद्रलाल बादी हुए हैं एक हमारे। वो थे चरखी दादरी के चरखी के थे वो। अच्छा। लेकिन वो जो नहीं दत्त नगर में बागपत के पास वहाँ इसमें उसके पिताजी चले गए थे जब चंद्रलाल बादी जी 6-7 साल के थे। वैसे उनका गांव जो नहीं वो चरखी था, और उसकी माँ का गांव, उसका नानका पाली गांव था, जहाँ आजकल महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ही गांव है भुरजट, वो चंद्रलाल बादी की ससुराल थी। इसलिए उसका चंद्रलाल बादी की भी कर्म सचली जो नहीं हमारा दादरी
और ये महेंद्रगढ़ का इलाका था, और वैसे वो सारे हरियाणा में सांग करते थे और अपने समय के पहले सांगी थे। चंद्रलाल बादी के बारे में एक बात और लोगों से अलग है कि चंद्रलाल बादी के सांगों के ऊपर पहली बार टिकट लगी। उससे पहले सांग कोई आओ फ्री कोई में? जाओ फ्री में क्या देखते बात थे। है। और उन्होंने इस बात पर शर्त लगाई थी, टिकट पैसे कमाने के लिए नहीं लगाई। यूपी में भीड़ में उनके सांग में एक बुढ़ा मर गया था पांव तला के, ओहो। तो उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फिर सांगों के ऊपर टिकट लगा दी। और पहले सांगी है जिनकी टिकट लेके लोग आज देखने जिनकी आते थे। टिकट लेके लोग देखने, और बॉम्बे में सांग किया था और बड़े बड़े स्टार देखने आए थे, और ब्लैक के अंदर टिकटें बिकी थी। अच्छा। हाँ, इसी प्रकार ये भाई पंडित जगदीश चंद्र हैं ऐचरा वाले, हाँ। इनके ये भी सारी जीवनी मैंने पढ़ी है, इनके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे, मसाला लिखा पड़ा है। अच्छा। तो हम जो भी बोलते हैं वो हमारी कोशिश होती है हम ऑथेंटिक बोलने। बहुत किसी सारे- किताब वाले ने हाँ। गलत लिख रखा हो तो हमें पता नहीं, हाँ हाँ हाँ। इसलिए जो भाई गलत कमेंट करें, आजकल एक नहीं, जाति नहीं। पाति का दौर है, हाँ। तो कृपया वो गंदे को कमेंट ना करें। हमारा अपना कुछ नहीं, हम तो जो किताबों में लिखा वो भाइयों को बताते हैं, किसी के पसंद आए किसी को पसंद ना ना आए। पसंद आए ना सुनो भाई। तो और ये जिन पर वीडियो बनाई है उनके बारे में ये फिर हम नोट तैयार करते हैं। ये पंडित लक्ष्मीचंद की हमने दिखा दी थी, तो उनके बारे में फिर उसके ऊपर हम बोलते हैं। चलो मैं पंडित लक्ष्मीचंद जो है नी, वो उनको सूर्य कवि कहा जाता है। क्यों? सूर्य कवि इसलिए कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद ने जो उनके पास कला थी नहीं किसी बात को दर्शाने की, वो किसी के पास नहीं थी। जैसे एक सीन वो मीरा के सामने पेश करते हैं। पहले क्या था, बाथरूम तो थे नहीं, हमारी माताएं और बहनें खाट कड़ी करके नहाया करती, ताशयाम नहा करती। तो मीरा के सामने वो कहते हैं, एक बर्तन में पानी भर के गोरा गोरा गात पवित्र करके, अक्सर औरतें नंगी नहाती थी, तो एक बर्तन में पानी भरकर गोरा गोरा गात पवित्र करके ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी की मूर्त धर के और जोनी पूजा करने लगी मीरा। तो देखो नहाने का सीन भी और कृष्ण भगवान का सीन भी, तो ये जो मिक्स करने की कला है नी, एक साथ दोनों सीन, ये लक्ष्मीचंद में हर एक आदमी में नहीं मिलेगी, इसलिए उसको वो कहते हैं। लक्ष्मीचंद की इस तरह की वो उपमाएं देते हैं, वह सीप में मोती, हीरे में पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कणी है। पद्मावत के सांग में कहते हैं, वह तू ये हीरा पत्थर में हीरा कितना चमकदार होता है, हीरे में भी एक विशेष वो होता है कणी, तू हीरे बीच कणी है। तो ऐसे ऐसी उपमाएं आपको न शेक्सपियर के पास मिलेंगी न कालिदास के पास मिलेंगी। मुझे तो अचरज होता है कि एक अनपढ़ आदमी को इतना ज्ञान हुआ कैसे, लेकिन उसका कारण था वो इन्वायरमेंट इज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, उनका वातावरण ही ऐसा था। वो अपने साथ पढ़े लिखे आदमी रखते थे, मैं बताऊं? पंडित टीकाराम जैसे विद्वान, मैं बताता और वो अलग ही अपनी पार्टी रखते थे। जैसे एक लाइन में आता है एक रागनी में, लक्ष्मीचंद का मतलब डेरा न्यारा घेर में छप्पड़, लक्ष्मीचंद का छप्पड़ न्यारा घेर में बहू, तो वो गांव में जाते थे तब भी अपने छप्पड़ में सोया करते थे, अलग अलग पार्टी सुनने सुनाने वाले उनके पास रहते थे। लक्ष्मीचंद का छप्पड़ न्यारा घेर में बहू, घेर में बहू, तो अपना घेर में एक घेर हो यार, उसमें छप्पड़ डाल के गांव में जाते तब भी वहां सोया करते। गुरुजी ने बताया कि सांग कैसे शुरू हुए, कौन कौन से सांगी हुए, तो सवालों का सिलसिला आप शुरू कराएंगे भाई। और अनेक सांगों की लाइनें जो नहीं वो कहावतें बन गई हरियाणा पे। हाँ। जैसे पंडित मांगेराम जी है, वो लक्ष्मीचंद के शिष्य थे, उनकी एक लाइन आती है, अपने आपन कहा करा बटियारी की रांधी हुई कदे कच्ची नहीं रहा कर दी, क्योंकि बटियारी जो नहीं वो खाना बना करती थी, पहले सराय होती थी धर्मशालाएं, और उसमें उसका तंदूर होता था, आने जाने वाले खाना खाते थे। तो मांगेराम की एक लाइन है, बटियारी की रांधी हुई कदे भी ना काची होगी, तुलसी मांगेराम कहते 16 अन्य साची होगी। तो इस तरह की कहावतें अनेक जो रागनियों की लाइनें हरियाणा में आज भी समाज में सुनाई जाती हैं, कहावतें बन गई। तो एक चीज अब सवाल मैं पूछूंगा गुरुजी, ये बता दिया सारा। आज के टाइम में मैं म्यूजिक इंडस्ट्री तो बिलोंग करूँ हूँ, कुछ गाने मैंने लिखे भी हैं, रंजिश आज भी है,
आपस में कलाकार में। उस टाइम का आपने पढ़ा है क्या? उस टाइम भी थोड़ी बहुत लड़ाई रहा करती आपस में ऐसे आर्टिस्टा में? लड़ाइयाँ रहती थी, अच्छा। कंपटीशन भी होता था। हाँ। लेकिन ये एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं थी, कोई जैसे किस्सा आजकल ये कंपटीशन का? कंपटीशन होते हैं नहीं, और एक दूसरे ने गाल बकन हाँ लाग हाँ जन दूनम दूना, हाँ और एक के सपोर्टर दूसरे ने बोलन को हाँ डंडे हाँ शोर करते हैं। ऐसा नहीं था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। राय धनपत सिंह थे उस समय 1900, आप ये लगाओ 40 से लेके और 1970 तक का दौर संघों का गोल्डन पीरियड था। इसको थोड़ा और पाछा ले जाओ तो 1920 से लेकर 1980 तक ले जाओ, जिसके अंदर पंडित दीपचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, राय धनपत जी, चंद्रलाल बादी और ये जो अलग एक नारनोंदिया वो। व्यास, हाँ हाँ ये सारे थे। तो चंद्रलाल बादी और पंडित मांगेराम, वो उनको सांगियों का प्रदान कहा जाता है। चंद्रलाल बादी, धनपत सिंह, मांगेराम और नारनोंदिया व्यास, ये चारों की जोड़ी थी। और ये चारों जो भिवानी में हर साल कंपटीशन होता था, भिवानी? और भिवानी में वहाँ सांग करने जाया करते थे। प्रॉपर? प्रॉपर भिवानी में बनिए करवाते थे उस अच्छा जमाने अच्छा। में। तो उसकी सुनाता हूँ मैं। एक बार जो है ये नारनंद वाला व्यास जींद जिले के, कोई तो जींद में कह देता है, पुराने बस स्टैंड पे किसी गांव में सांग कर रहे थे। और उन्होंने वो सांग खत्म होने वाला रात के 1-1:30 बजे। और एक मेरडा गांव है यहाँ इसके जुलाना के पास, लाठरों का। जींद जुलाना यूं? हाँ, जींद अच्छा। जुलाना के पास मेरे वहाँ का एक वो होता था, फरारी कहते थे उस टाइम, जो पुलिस से भगोड़ा हो, फरार हो समझ गया गया। हो। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ का था वो मेरठ का डाकू था, नाम बताता हूँ मैं, उसका भूल गया, हेमराज। हेमराज। तो हेमराज और उसकी पार्टी लेकर आ गया। वो व्यास ने बोला भाई फलाना सांग भर, अब दूसरा मतलब किसी और किस्से के कह दिया, वो पहले वाला सांग खत्म होने वाला था। तो उसने कहा, व्यास ने, हम नहीं करे आगे वे दूसरा दसरा। वो बोला फिर एक काम करिए भी, इवरा तो तुम गाँव में आ रहा है, मैं किसी का ब्याह, अक्सर ब्याह में गौशाला पे, स्कूल पर, जोड़ पर, कुआं पर जाया करते, मैं काम खराब नहीं करना चाहता, आइंदा मैंने स्टेज पर ना मिल जाइए, नहीं गोली मार दूंगा। हेमराज डाकू? हाँ, हेमराज डाकू ने धमकी दे दी उसको सांग के बीच में, वो डर गया। हाँ। और हेमराज डाकू की और धनपत सिंह की दोस्ती थी, अच्छा। बहुत गहरी दोस्ती थी। हाँ। तो उसने पता लग गया, तो धनपत सिंह खुद मिलने के लिए जंगल में, अक्सर खेतों में रहते थे ये फरारी, पुलिस से फरार, हाँ। हेमराज के पास मिलने के लिए गए और कहा भाई तू उसको सांग करने दे, ये यार अच्छी बात नहीं। तो हेमराज ने कहा चलो आप आ गए तो आप तो भाई हो मेरे, और उसको कह दियो सांग कर लेगा, मैं कुछ नहीं कहता। बोला ऐसे नहीं भाई, तन्ने जाकर कह कहना पड़ेगा नारनूंद, वो तो वार्ड मेरे बैठा है। अच्छा। तो हेमराज रात रूट को छुप के खुद गए और व्यास जी को कह आए भाई कर लिए सांग में कुछ नहीं कहता तेरे को। तो ऐसा एक दूसरे की मदद करते थे, जो मैं कहना समझ गया। चाहता हूँ। हाँ। नो नहीं भाई इसकी टांग आज का टाइम में तो नुबेरा पड़ इसके जाती सांग ना बंद ना, करवा आज का दो। टाइम में कलाकार का भी हेमराज वर्ग का लिंक तो कहे मार। हाँ, तो ये चारों आज- की हाँ। दोस्ती थी। मेरा कहने का मतलब ये हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं, वो वो था। हेल्दी कंपटीशन था, ये टांग खिंचाई वाला नहीं था। कोई ऐसा भी होया है कि भाई बराबर में स्टेज लागी हो, भी एक उसने रागनी गाई फिर एक उसने रागनी गाई, कदे लोगा ननु कह दिया हो हाँ, भाई तो चारों सांग जो भिवानी में होते थे वो कंपटीशन नुए ही होता वादे। था। हाँ, ऐसे ही होता था। भी एक उसकी रागनी। हाँ हाँ, मांगेराम ने बल्कि वो रागनी गा रखी है, ये मांगेराम का वो दुनिया की चाल बिगाड़ी, उसमें वो नारनूंद वाले व्यास की बल्कि वो देखना करता एक है, बार। वो बेइज्जती करता है। हैं? और धनपत ने सराहा है और वो दूसरे ने सराहा है, वो उसका मजाक कर रहा है। तो मैं अच्छा, उस आपको, टाइम भी कंपटीशन था? हाँ, कंपटीशन मांगेराम का जैसे। हाँ। तो पंडित मांगेराम जी बताते हैं, एक लक्ष्मीचंद जी के रागनी, चेले थे ये? हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद के। हाँ। तो मांगेराम जी जो नहीं, वो जैसे मांगेराम जी एक उसमें बताते हैं, एक रागनी के अंदर आदमी को अपना घर बहुत ज्यादा प्यारा होता है। हाँ। वो कहते हैं श्री मांगेराम इस दुनिया में अपना प्यारा घर लग गए, नुन्न कुआ नुन्न जीरा दोनों ओड़ा मर लग गए, बद अच्छा बदनाम बुरा। नुका का नहीं, बद से बदनाम बुरा है। बद क्या है? बद होता है जिसका चाल चलन गंदा हो, अच्छा, बद है। और बदनाम आदमी हो, मतलब सुधी चिपकली गणी हाँ। मच्छर खाओ है। बद 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 अच्छा बदनाम बुरा, मन बदनामी से डर लग गए। बद का तो कई बार समाज में काम चल लेगा, और बदनाम जो आदमी हो जाए उसने उधारे पैसे कौन मिल रहा है। तने इसी का सूती बात कही, मेरा धरती के मच्छर लग गए। हाँ। तो एक वो रागनी में वो कहते हैं, असल कटारी रण की मारी,
रेते में जर लाग गए है, न्यारा मानस होए पाछे न्यारा एक घर लाग गए है। हाँ तो आदमी का जो नहीं न्यारा में पाछे घर न्यारा ही प्यारा लगने लग जे चाहे है। काका हो चाहे तो भाई हो। अच्छा कुछ है वो मतलब आपका भाई बाप बेटे का भी हिसाब हो जाए न्यारा में हाँ। पाछे। मैं आपको एक मेरी खुद आप बीती कहानी सुनाता हूँ। हाँ। मैं एक बार नरवाना से स्कूटर पर, मई जून का महीना था गर्मी का, और 1 बजे आने लग रहा ये ऊंचाना से गामा को आने लग गया मैं, जो ये छोटे बड़े ऊंचाने एक गांव है यहाँ हमारे कुठा के पास है गांव। तो वहाँ एक लड़का और लड़की जो बहू जो नहीं वो 1 बजे दोपहरी में बाड़ी का नोला काटने लग रहे और मेरे को बड़ी जोर की प्यास लग रही। मैं रोक के स्कूटर पर पानी पीने लग गया। मैंने नहीं पूछा किसका है, वो आए बोला भाई इतना पानी पी लिया, कौन है तू? मैं बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, हालांकि मैं जाट हूँ। हाँ अच्छा। और फिर मैं कहा मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे तम समार होता है फर्क होगा तो मैंने बेरानी। हाँ बोला के काम करया करे तो? मैं बोला मैं तो पूछा करया करूँ भाई। अच्छा। वो बोले मारी पूछा कर दे। हाँ मैं बोला कर दी। हाँ। बात मगा हाथ उतने रहने दे, मैं तो उन्हें कर दूंगा। बोला की है? मगा तम दोनों नए नए न्यारे हुए हो। और मगा या इनका घर था थोड़े बहुत बर्तन बर्तन भी लिया कि बड़ा मायसा को मायस नाड़ी मायस भी इसके तेरी ससुरा डाला ने सारा ला दिया। हाँ। वो बोला बेट से बोला तन के बेरा। तो बोला मैं बोला मैंने पूछा पाछा को नहीं, मैंने तो पानी पीना था और तेसाब में मरूँ था और मैं तो राखी गड्डी का जाट सूँ। हाँ। मैं किते नहीं पूछा पाछा जानता यार, मैंने जान दे बोला ना तन्ने नू कुकर भी रखते हम नए नए न्यारे हो या। मैं बोला रे उठ के गसे हाँ। सीर के घर में कोई दफारी में 1 बजे नुला कड है हाँ। तारा नु भाई मैं केवरा कितना धन बना लोगे? धन धन तो कर्मांगा है। कमाना तो धन हो तो कोई भी भूखा कौन मरे ना गरीब हो है। हाँ। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हो जाए कई बार जिंदगी में। तो ये थे तो हर एक ने जो नहीं वो समाज के ऊपर लिखे हैं रागनियां, वो इसलिए जिंदा है उनकी और आज भी उदाहरण देते हैं। चलो मैं दोबारा शुरू करूंगा। लक्ष्मी के बारे में मोटी मोटी बता दो। जीवनी कुकर गाना शुरू करया और कौन गुरु हुए। एक बार मैंने सुना कि लक्ष्मी थी कांच पिया दिया था, कुएं में उतर के उसने वो प्रैक्टिस करी थी, रियाज करया था। तो लक्ष्मी के बारे में जितनी मैंने चीजें सुनी हैं, कुछ लोग कम है कि उन्होंने थोड़ा बहुत अश्लील भी लिखा मगर वो समय की डिमांड होगी। कुछ लोग कम है कि लक्ष्मी ना आग का दिखा करता, उसने इतनी रागनी लिख रखी है जो मतलब आग की दिखा करती। यार ये पंडित लक्ष्मी चंद यही है। नहीं पंडित लक्ष्मी चंद का मैं आपको बताऊं भाई, उनके हाँ। गुरु तो थे मान सिंह जी। वो अंधे थे और वो इसका बस धर्म का प्रचार करते थे, गाया हुआ करते। अच्छा अंधे थे गौशाला उनके गुरु। हाँ उनके, और वो भजनी थे, सांगी अच्छा। नहीं थे। और लक्ष्मी चंद जो नहीं वो उनके चेले बन गए जब 10-12 साल के थे, उनके साथ चले गए। बड़े गरीब घर के अंदर वो पैदा हुए थे। इतने गरीब थे जब लक्ष्मी चंद पैदा हुए तो घर में उसकी माँ को हलवा खिलाने के लिए घी नहीं था। उनकी जो बुआ जी थी वो अपने चून और गुड़ का तो प्रबंध कर दिया और अपने लापसी कहते हैं वो बना दी और वो खिलाई थी उसकी माँ को। इतनी गरीबी थी, लेकिन शौक उनको गाने बजाने का इतना था कि एक दीपचंद था, दीपचंद का नाम प्रसिद्ध था उस टाइम दीपचंद। और उनके गांव में एक बाजरे की ज्वार की पूरी मोल लेने के लिए एक दीपचंद आ गया, दीपचंद नाम का। तो उस टाइम आम आदमी भी ये चबोले चमाले गा लिया करते गाने बजाने। वो एक आधी बात सी मारी उठी, सोची ये असली दीपचंद है। और वो ले था आहिस्ता से उसकी गाड़ी में बढ़ गया, पुलिया का लटक गया और उसका गांव में पहुंच गया। अच्छा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद उम्र कितनी थी? जो सारी को 10-1 साल, 10-11 अच्छा। साल। तो उस गांव में पहुंच गया। उसने देखा ये भाई तू कौन कड़े तो आया? बोला मैं तो जाटी तो आया हूँ। उन्होंने लटक के बोला क्या तो आया? बोला मैंने तो रागनी गाने सीखना है। तू रागनी गा हुआ है? दीपचंद नाम बता तेरा, दीपचंद दीपचंद करें थे। हाँ। वो भी लुचपना कर गया, भाई ठीक है कि मेरे काम दे होएगा। हाँ। तो भी 20 दिन तो वो जो उसका तो रोटी राटी ले जाता खेत में, थोड़ा पानी ले दिया, ये ले दिया। और वो जो टल आंदा जब एक आधी वो चमोले चमाले सुनाई जाता एक आधी रागनी पंडित लक्ष्मी चंद को, उसको भी लाइनें याद होगी। 1 महीने के बाद उसकी चौधरी बोली, वो चौधरी की, बोला यो तेरा बना रहा फद्दू, यो असली दीपचंद सांगी कोई नहीं, और तू किसका है? तेरे घर बाज जे, क्यों जिंदगी खराब करे? तो पंडित जी अपने घर में आ गए। ये था, वो बड़ी लगन थी उनको बचपन से ही। और उनकी फिर वो गांव में आकर पलियन सुनाने लग गए, जो वहाँ उस जमींदार के पास उसने बातें रागनियां सीख ली थी। तो सारे प्रभावित होने लग गए। अच्छा। फिर वो
मान सिंह जी गांव में भजन करने आ रहे थे, पार्टी उसके साथ वो चले गए, उनके चेले बन गए। बात है जहाँ तक उसको ये कहने वाली कि भाई वो उनको कांच पिलाया गया था। सोन लाल होता था कुंडल वाला, कुंडल गांव का, और उसके सांग में पंडित जी नाचते थे। बरेली जाट रेजिमेंट के अंदर सांग गया हुआ था, और वहाँ जो है नी उनकी जो नी उन्होंने उनके गुरु मान सिंह के बारे में कह दिया, भाई तेरा गुरु तो अंधा है, तू टीके ले अंड है, रागनी तो मेरी बनाई गावा मेरे नित्य नाट्य, मेरी छाप वो लाया कर, गुरु मन मना कर। लक्ष्मी चंद इस बात से नाराज हो गए और वो कहने लगे मैं तेरे संग में ही नहीं रहता। अच्छा। तो वहां पर जो नी एक मैम का था सूबेदार फौज के अंदर, चलो उसका नाम तो इसमें आएगा कहीं, मैं बताऊंगा, भूल गया। लक्ष्मी चंद एक बार वहां सांग में, वो सर्दियों का मौसम था, बीमार भी हो गए थे, तो पंडित जियों को उन्होंने 2 पैग दे दिए रम के। पंडित जी दारू पीने कैसे सीखे। और पंडित जी को बड़ा मजा आया गाने में, और पहली बार पंडित जी ने इस तरह से दारू पी थी। तो वहां सोन कुंडल वालों को उस कहा मैं नहीं रहता तेरे पास। तो वो आने लग गए, तो आने का साधन क्या था, रेलवे थी। उसने सोन ने उसको कहा, सूबेदार को कहा वो तेरा चेला तो भाग गया। तो वो सूबेदार साहब उनको बरेली रेलवे स्टेशन से वापस ले गए। अच्छा भाई तू यहाँ तो बरेली में तो इसकी नमाजे, फिर आगे इसका सांग करिए ना, अभी ये कहाँ से पकड़ के जाएगा अपना नाचने वाला। तो पंडित जी नाचा कर दे उस नाचते थे उनके नीचे, सोन कुंडल ना गाते। नाचने वाला तो गाओ तो गाए, ये 4 पुण्य खड़े हुए 4 नाचने वाले, वो कोर्स में लगा लो। गाते भी थे नाचते भी थे। तो उन्होंने जो नहीं वो वहां तो आ गए, उन्होंने सोन कुंडल वाले ने नाम लेते हैं, उसकी पार्टी ने, ये चेलियों ने, भगवान जाने किसने उनको कांच पिला दिया। और वो अपने घर आ गए, उनकी आवाज़ बैठ गई, गला बैठ गया। फिर जो नहीं वो महीना 20 दिन निकल गया, तो किसी से वो दवाइयाँ दुई ली, किसी ने कहा भाई तू दारू पी ले, किसी देसी वैद्य ने कहा। उसने कहा ना मैं तो ब्राह्मण आदमी, दारू तो मैं कौन पीऊँ। अरे बोला तेरे या डंगा निकल जाएगा, जो तेरे को पारा पिला रखा है, कांच कर ले, पारा कर ले। तो उन्होंने दारू पी छक्के, उससे उल्टियाँ गिरी और 80% वो पारा निकल भी गया उनको। ये था उनका दूसरा चांस शराब पीने का। और फिर जो है नी वो कुएं के अंदर प्रैक्टिस करते थे। उनके गांव से दूसरे गांव के बीच में कुआं था, एक खेतों में आज भी है वो कुआं। अच्छा। खराब हालत में। और वहाँ वो जो नहीं उसके अंदर ये खाट डाल के, उस खाट पर बैठ के वो कुएं में आवाज गूंजती है, वो ऐसा पंडित जी प्रैक्टिस करते थे। उसका रीजन क्या था कुछ, मतलब कुएं में आवाज को खोलना। अच्छा। आवाज खुल है, मतलब वो गूंजती है तो मीठी मीठी लगे, अपने सुरों को खोलना। ठीक है ठीक है। क्योंकि उनको पारा भी पिलाया हुआ था, वैसे भी वो प्रैक्टिस करते थे। इससे उनकी आवाज खुल गई। फिर उन्होंने न्यारी पार्टी बनाई अपनी। तो पहला सांग उन्होंने करया भाई, पंडित जी ने जो वो 22 सांग बनाए जिंदगी में टोटल, और 2500 के लगभग रागनियां बनाई, 1000 के लगभग धुनें बनाई। और चलो लक्ष्मी की कोई रागनी है जो आपने बहुत पसंद हो? नहीं, पंडित लक्ष्मी चंद को उनके शिष्य मांगे राम ये कहते हैं वो इंसान नहीं, वो गंधर्व थे। गंधर्व कहते हैं इंद्र की सभा में गाने बजाने वाले आदमी को। अच्छा। गंधर्व अवतार, गायकों का अवतार, तो जो गाने बजाने वाले हैं। तो उन्होंने पंडित मांगे राम जी ने उनके बारे में लिखा है एक रागनी में। गंधर्व बन के आया था, उसका यो देश पसंद भी ना था, सब बातें न जाना करता, वो मतिमंद भी ना था, वो मूर्ख भी नहीं था, और चौगर्दे ने देखा करता, वो कतियंद भी ना था। लोग कहें उसने लक्ष्मी चंद, वो लक्ष्मी चंद भी ना था, वह वो तो अवतार था। मांगे राम पिछाना हमने बिना पिछाने कुछ ना, और बेटी बहु ठिकाने अच्छी बिना ठिकाने कुछ ना। अपने घर भेज दो, इसने घर बिराने कुछ ना। ये महाभारत के सांग में कहते हैं द्रौपदी के लिए मांगे राम जी। अच्छा। कितने सांग लिखे लक्ष्मी चंद जी ने? 22 है। 22 सांग लिखे। उनके जो 7-8 सांग यूपी के अंदर खुल गए थे, किसी ने चुरा लिए थे। हाँ। अच्छा। तो उनका लकड़हारा, पद्मावत, अनेक सांग थे। लकड़हारा का हाँ कहानी है लकड़हारे की। मतलब भाई वो खुद कहानी बनाया करते। हाँ, खुद वो राइटर भी खुद थे, और वो कहानियां भी खुद बनाया करते, लिखते भी थे। मैं आपको बता दूं, सांग की एक फॉर्म होया करे, उसमें क्या होया करे कि जैसे राजा की कोई कहानी है, राजा की कहानी बताएंगे, वो भी एक बार एक राजा होया फलाना, तो उसने रानी ती के कह दिया भला,
और उसके बाद वो जो कहानी का हिस्सा है वो एक वार्तालाप में, मतलब एक गाने के रूप में बताते हैं सांग में। तो वो खुद मतलब खुद कहानी लिखा करते हैं और उसके बाद देखो उसमें लक्ष्मी चंद गंदी बात को भी कैसे मतलब वो कितने शुद्ध शब्दों में समझा दिया करते। बंटो एक रागनी है भगत पूर्ण के मल के बारे में, जब वह उसकी मौसी उसमें मतलब वो उसको मोहना चाहती है, तो वो रागनी देखो पंडित लक्ष्मी चंद जी क्या कहते हैं, एरी मोसी थर थर कांप तेरा गात, तू कई बवली पड़न के तेरे वायरी मन में आ रही, जो हो बीरा की जात मर्दा की बुद्धि अड़न। देखो कितने शुद्ध शब्दों में उसने कह दी, व तेरे के वायरी मन में आ रही, जो हो बीरा की जात मर्दा की बुद्धि अड़न है। वह मर्दान है कि बुद्धि अड़न खातर तेरे जो औरतें काम किया करती हैं, क्या तेरे मन में वायरी है तू नू थर थर कांब है। तो हेरी मौसी थर थर कांप तेरा गात, तू कई बोली पड़ना कि तेरा वायरी मन में आ रही, जो हो बीरा की जात मर्दा की बुद्धि अड़न है। तो वो ये लूणा, वो नूना दे थी, वो उसकी मौसी थी। अच्छा और इसके ऊपर जो नहीं हम्म, शिव कुमार बटालवी हुए हैं, उन्होंने एक लूणा। किताब लिखी है लूना दे। हाँ। आप हरियाणवी में नूना दे कहते हैं, अच्छा उसने पंजाबी में लूना दे कहते मतलब हैं। क्या उसका? भगत पूर्णमल का किस्सा, उसकी मौसी थी, नाम है और अच्छा उसका लूना दे। तो बट्टा जो शिव बटालवी ने किताब लिखी लूना देव, उसमें बटालवी ये बात कहता है भाई इसमें जो नहीं सारे अब तक के सांगिन वो ये सिद्ध करें लूना दे का कसूर था, वह उस पर आशिक होगी पूर्णमल पे। नहीं, बटालवी ने लक्ष्मीचंद को सुन के लिखा या ना कैसे? वैसे ये कहानी ये पंजाब की अच्छा। लोक कथा है लूणा दे। लूना दे। तो ओके। उसके ऊपर उसने लिखा, उसमें ये लिखता कसूर राजा का था न कि रानी का। अच्छा। क्यों था? राजा तो हो रहा 60 साल का, रानी 16 साल की। हाँ, उसकी आंख फूट रही थी 16 साल की लड़की का ब्याह। सो इच्छा जो चीज तो हो जो भूख है, ये तो सेक्स भी एक भूख है, भूख आदमी तो हाँ। रोटी खाएगा। हाँ इसलिए लूना दे की भूख थी, और इस पर उसको साहित्य अकेडमी का रिकॉर्ड इनाम मिला था शिव कुमार बटालवी बटालवी को को। मिला था, हाँ, हाँ लूणा। लेकिन लक्ष्मीचंद ने ये बात बहुत पहले कह दी थी। ये है इधर, हाँ। तो उसमें लक्ष्मीचंद जी कहते हैं मेरा स्त्रियां रहा, वो लूना दी कहती मेरा स्त्रियां रहा रूप चमक, हाँ। जोनो बिजली बिजली चमक गन में, हाँ। मीठे बोली से जोनो कोयल कुके बन में, तेरी चंदा कैसी शान देख मेरा उठे लोर बदन में, बुढ़े ते थी भली कुवारी दुख होया जवानीपन में। हाँ भाई इससे तो बुढ़े गला ब्याह कराने था, तो कुवारी ये ठीक थी। तो लक्ष्मीचंद ने जो बात बहुत पहले कह दी थी, उन पर शिव कुमार मोटी मोटी बटालवी क्या को कहानी है 10-20 लाइना में लूणा दे की? एक राजा था और उसने जो नहीं शादी कर ली दूसरी, उसकी हाँ। पहली भी शादी थी, उसका एक लड़का था पूर्णमल, जो पूर्ण भगत हाँ। के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्णमल का सांग भी है। हाँ, पूर्णमल का सांग है, लक्ष्मी ने बनाया और उन्होंने हाँ। बनाया। हाँ। तो वो शादी कर ली, तो वो जो नहीं वो बुढ़ा था, वह जवान थी, वो 12-13-14 साल का हो गया पूर्णमल, और बड़ा सुंदर और वो था अष्टपुष्ट। तो उसको देख के वो मोहित होगी उसकी मौसी। वो बोला नहीं मैं तो भगत आदमी हूँ। वो बोली फिर तेने फांसी तुड़वा दूंगी या डूब जे। वो डूबया नहीं, उसने वो फांसी तुड़वा दिया। भाई इसको जंगल में फेंका हो, हाथ पैर काटा हो। वो जो जल्लाद थे उन्होंने उस पर दया करी, उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो फिर भगत बन गया, गुरु गोरखनाथ जिया का चेला बन गया। अच्छा। वैसे तो कुएं दखाया आए थे, उसने और कहानी है, लेकिन ये है दखाया का वो गुरु गोरखनाथ के संपर्क में आ गया, बहुत बड़ा जो नहीं वो फिर भगत हुआ। कहानी तो ये है। तो अच्छा। उसमें औरत के चरित्र के बारे में दिखाया गया है। ठीक है। लक्ष्मीचंद के जो वो समकालीन सांगी थे जो, वो कौन कौन थे? बाजे भगत था। बाजे भगत था। तो इनकी आपस में बढ़िया कर दी के थी? नहीं, बाजे भगत की उसकी बड़ी अच्छी बनती थी। लोग तो ये भी कहते हैं बाजे भगत को जो नहीं मरवाया था लक्ष्मी ने, हाँ, मरवा कम है दिया, लोग। उसका मर्डर किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी बामन हुमायूं पर मैं सांग करने लग रहा था, जब उसको पता लग गया और रोने लग गया स्टेज पर, बोला मेरी तो बांह कटी थी, मेरा तो भाई था। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे। तो चलती रहती है नमक मसाला लगा के बातें। और लक्ष्मीचंद जी की डेथ मृत्यु कैसे हुई थी? बस वो जो नॉर्मल एक जो हाँ बुजुर्ग नॉर्मल होते डेथ। वैसे तो उसकी 1945 में हुई। वो उम्र तो वो उनकी थोड़ी थी, 44 साल के थे वो बस। उस टाइम। हाँ, उनको कहते हैं भाई लक्ष्मीचंद जी के जो नहीं वो दूसरा लड़का पैदा हो गया, और वो हमेशा गाया कर देते आदमी का जो नहीं एक ही लड़का होना चाहिए, एक ही बच्चा होना चाहिए। अच्छा। तो उनको वो पास वो सांग करने लग रहे थे, कभी बैठते नहीं थे वो। उनके पास जब पहुंचा तो उनको झटका लग गया। उन्होंने बोला भाई ना तो लंबे समय तक वो लड़का रहेगा ना हम रहेंगे।
और कहते हैं उस फिर बीमार हो गए, उसके कुछ समय के पास पंडित जी भी चले गए और थोड़े दिन बाद वो लड़का भी सीधा रह गया। अच्छा। लेकिन वो जो नहीं पंडित जी जो नहीं वो समाज का नक्शा कैसे खींचते थे। एक इसका सांग है अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध उखा, उषा नाम था, वो बानासुर की राजा की लड़की थी, हरियाणा में हम उसको कहते हैं उखा। हाँ। और अनिरुद्ध था उसका पोता कृष्ण भगवान का। तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते, उनके आपस में प्यार हो गया, वे लव मैरिज करेंगे। तो बानासुर कहने लगा बेटी अब तो तना में कर दी, तेरी शादी कर दूं। वो बोली पापा मन तो लड़का देख रखा है। बोला फिर तन्ने लड़का देख रखा तो किसेगा हो, तन्ने बांस नहीं आती तो मन की बुला ले बेटा, मैं ब्याह कर दूंगा। उन्होंने अनिरुद्ध को बुला लिया, उसने आजा मेरे पापा बुला रहे हैं। तो अनिरुद्ध ने वह भी बुला ली, उखा भी, और वो अनिरुद्ध उखा वो बानासुर ने बातें सुनी, बात बूत करके बोला बेटी अब तो तू जा। उसने उसको बहाने सर बुलाया था, अनिरुद्ध का मारे गोड्डे और बोरम दिया, गेर जो अंडरग्राउंड कमरा आजकल बनाते हैं उसमें डाल दिया। पहले उसको कहते थे बोरा, संत महात्मा बना कर दे, बोरम गुफा कह देते थे उसको। तो वहां वो अनिरुद्ध रोने लगता है। फिर वो तो लक्ष्मी चंद उस दर्द को कैसे प्रकट करते हैं। क्या बात है। भंवरे के अंदर पड़ा अनिरुद्ध, पड़ा पड़ा रोवे था। हाँ। और न्यून भी उखा चौगड़ दे टोवे था। हाँ। और भला लक्ष्मी चंद्रना आंख लागती यो शहर पड़ा सोवे था। और शर अपना बोझ बेचारा बिराना गाठड़ियां डोवे था। हाँ। तो आपने बहुत से आदमी सुने होंगे उन्होंने कहें भाई हम तो सारी जिंदगी मुंह में डले डोएंगे। हाँ। तो इसी बात को देखो पंडित जी कितने तरीके से कहते हैं कि भंवरे के अंदर पड़ा अनिरुद्ध, पड़ा पड़ा रोवे था। और नून भी उखा चौगड़ दे टोवे था। लक्ष्मी चंद्र ना कहते हैं आशिक और कतली कभी सूखी नींद नहीं सो सकते। तो लक्ष्मी चंद्र ना आंख लागती यो शहर पड़ा सोवे था, शर अपना बोझ बराना गाठड़ियां डोवे था। तो इसलिए लोग लक्ष्मी चंद्र को पसंद करते हैं। पद्मावत के सांग में वो एक बार सांग कर रहे थे एक गांव में, और वो उसमें एक रागनी आती है, थी कुल 15 सिर की बोझ में पद्मावत है, सुधा जोनी वो लहंगा सुधा चीर। तो एक चौधरी खड़ा कनु बोला पंडित जी कदे लुगाई भी 15 शेर की होया करें। अरे बलावा उर की परी थी, वाके बागी बरोड़ की थी, एक लाठी के पाछा लगी। तो सारी जनता हंसने लगी। तो कहने लगा क्या है, बोला पंडित जी डटो डटो पहलो फिर रागनी फिर गाइए हो, पहला ये बताओ भला के, भला आपने कैसे पता लगा यो बागी बरोड़ ब्याह रखा है। तो उसकी पत्नी जो नहीं वो चौधरी की बागी बरोड़ की थी, बागी गांव है दादरी के पास है। तो ऐसे इसलिए ये कहते हैं पंडित जी की जीभ के ऊपर सरस्वती का वास था। हाँ। तो उनके मुंह से कुदरती बहुत सी बातें ऐसी निकल जा करती। शादी एक ही हुई थी लक्ष्मी चंद जी की? हाँ शादी एक ही हुई थी, वो सांग करें थे किसी गांव में। अच्छा, और कैसे? वहीं उसकी शादी हुई थी, कर दी बस नॉर्मल शादी थी, कोई उन बर्फी देवी उनकी पत्नी का नाम था। अच्छा अच्छा। ये उनकी पूरी जीवनी दी हुई है यहाँ किताब में, बर्फी देवी का भी फोटो दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ तो और उनके जो तुलेराम उनका लड़का था, आजकल उनका पोता विष्णुदत्त कौशिक भी सांग वगैरह करता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो कौशिक उनका गोद था। और जो उन्होंने वो पाठशाला चलाई, बड़ा दान पुण्य करते थे, वो गौशालाओं को देते, 36 लाख रुपए चांदी वाले इकट्ठे किए थे उन्होंने सांगों के माध्यम से। उस टाइम में 36 लाख रुपए चांदी वाले थोड़े नहीं होते। और 45,000 रुपए चांदी वाले वो छोड़ कर मरे थे। और ये कह कर मरे थे भाई मेरी जो इसको शुरू रखना मेरी पाठशाला को। पाठशाला उन्होंने संस्कृत पाठशाला सिंगू बॉर्डर पे खुलवाई। उनके मामा का लड़का रतिराम जो उनका चेला भी था, और उसने मंदिर बना रखा सिंगू बॉर्डर पे हनुमान का मंदिर। उसमें लक्ष्मी चंद की भी तस्वीर लगा रखी उन्होंने गंधर्वावतार के रूप में। तो पंडित जी जो वो लक्ष्मी चंद प्याऊ अब भी प्रसिद्ध है। और जो वो बड़े समाज वो सेवक थे, वो कोई ये नहीं थे लक्ष्मी चंद। हाँ वो दारू पिया करते, लेकिन वो दारू को बुरा, फिर मैं उन्होंने दारू बंद कर दी समाज के कहने, शिष्यों के कहने से मैं आपको कहने लगा। तो उनके सांग में आते थे कोई 150 रुपए एक रात में। एक दिन सुवाया गांव है एक, वहां वो सांग कर रहे थे पानीपत के पास। अच्छा। तो वहां एक फौजी आया, और वो फौजी जो पीठ पर तो अपना वो बिस्तरा ले रहा और हाथ में रम की बोतल ले रहा। पंडित जी स्टेज पर थे,
मैं बोला दादा स्पेशल तेरे खातर आ हूँ बरेली रेजिमेंट तर ले 2 पैग ले ले या स्पेशल तेरे खातर ले आ हूँ। हाँ, तो लक्ष्मी ने छोड़ रखी थी उस टाइम दारू, हाँ, तो उसने वो लक्ष्मी जो नहीं वो बड़े नरम दिल के आदमी थे, बोला ले भाई इतना ही प्यार तो देवा तो जहर दे दे। आया, उन्होंने 2 पैग लगा के फिर स्टेज पे गाया और इतना बढ़िया गाया, लोगों को मजा आया। उस दिन आए 350 रुपए सांग में, जहाँ 150 आते थे चांदी वाले। अच्छा, तो फिर वो चेलियान कहने लगे भाई बंद करानी तो करवा दो, लेकिन मुन्ना तो आज मजा इतना आया है कदे नहीं आया सांग करने में, और जनता ने भी मजा आया है, 2 गुने 2.5 गुने पैसे आएंगे। हाँ, फिर चेले बोले तो तेरा जी करे तो गाएं जा। तो लेकिन वो शराब को अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा, वो ये कहते थे भाई एक दोस्त तो चांद में भी है, चांद का भी शाही लग रही है, और मेरे में भी ये दोस्त है। दारू पीना, वो दारू पीना कोई अच्छी बात नहीं, हमेशा वो शिक्षा दिया करते थे समाज को, लेकिन खुद पी लेते थे, पिया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो और छक कर पिया करते। हाँ हाँ, फीमेल सांगी हुई है? फीमेल संगी सबसे पहले आता है सरदारी बेगम थी कल्लायत की, जो जैसे लक्ष्मीचंद बेड़ेबंद था, वो लड़की बेड़ेबंद। बेड़ेबंद थी, वो सांग करती थी, वो हरियाणा की पहली महिला सांगी थी, और वो किल्लायत की रहने वाली थी। ये कैसा सरदारी देवी उसका नाम है। सरदारी और देवी। किल्लायत वाली सरदारी जो है नी वो मिरासी थे प्रसिद्ध या है। के थे? नहीं, वो नट जात के थे भाई। अच्छा, नट। और जो ये फिर नाटक करया करें, ना नट करया करें, हाँ ये जो रस्सी राशि हाँ, का वही चढ़ना जो खेल बासा, दिखा करें। हाँ खेल दिखा करें, वो थी नट अच्छा, जात। और पाकिस्तान में जाके पे इद्दू नट होता था किल्लायत का, बड़ा शौकीन आदमी था, पहलवान था। और जोनी हरिकेश पटवारी का जोनी वो बड़ा अच्छा दोस्त था। हरिकेश पटवारी हुए दनौरी के पटवारी थे वो, और बड़े अच्छे गायक और वो थे भजन। उनका एक भजन मेरा बड़ा पसंद है। कौन सा? तो वो कहते हैं उन्होंने सीधा उनका जो नीचे वाला था वो तो बन गया कानून गोर, वो पटवारी रह गए। अच्छा, और जो बुद्धू बुद्धू कहा करते, बुद्धराम था पंजाबियों का लड़का, तो वो तो अफसरों की सेवा करता था, और वो मरोड़ में रहता था हरिकेश पटवारी। एक बार डीसी ने बुला लिया था उसको गांव की पंचायत में, जहाँ वो लग रहे थे, तो नाट गया वो, बोला डीसी साहब को ये कह दें ना चौकीदार को, पटवारियों का काम या तो तहसील में उतारी या पटवार खाना में, यहाँ तो मिलना है तो पटवार खाना में आ जाएगा, नहीं कल को मैं तहसील में आ जाऊंगा, जनता के बीच में मैं कौन मिलूँ, बड़े खाम खा डांट मार दे मेरी। तो इतने मरोड़िए थे वो। अच्छा, रिकेश उन्होंने वो, और 100% 110% ईमानदार आदमी थे वो। 2-2 रुपये करके इकट्ठे करके सीटीडी कटाकता एक कंबल दिया। एक कंबल बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में। तो उसका कंबल, एक मीटिंग थी तहसीलदार की, देर होगी, बस बासा के इतने प्रबंध थे नहीं, उस कोई तो सरपंच आ गया सोया, कोई नंबरदार का बुती कौन सुहा था, क्यों वो काम तो से कर नहीं था, तो वो पटवार खाना में सो गए, और वहां एक शराबी पटवारी मार का पवार उसका कंबल उठा ले गया। अच्छा, तो फिर पंडित जी ने दुखी हो गए, रात को सर्दी लगी, वचन बनाया, भूखे मरते भगत आदमी ऐस करें ठग चोर जुआरी क्यों, क्यों साइन ऑफ इंटेरोगेशन, भूखे मरते भगत आदमी ऐस करें ठग चोर जुआरी क्यों, ए भगवान न्याकारी तन्ने कहती दुनिया सारी क्यों, फूट जाम दे 20 एक न तरसे चतर नारी क्यों, और बुद्धू बन गया कानू गो हरिकेश पटवारी क्यों। सारी लाइनों में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सीधा भगवान गल पर क्वेश्चन मार्क ला दिया। तो ऐसे थे। तो उनके दोस्त था वो इद्दू नट, और उनकी बेटी थी आजन हसीना, और फिर वो हज की यात्रा कराया ये 1934 में पाकिस्तान चला गया था वो तो लायलपुर में रहने लग गया, उनकी बेटी मुल्तान में चली गई। अच्छा। तो उसने सांग किए हैं आजम हसीना, उनकी भी वीडियो बनाई है मैंने। अच्छा। तो उसके भी सांग बड़े अच्छे हैं। और लेकिन बहुत से सांगियों का नाम खत्म हो गया कि झंडू मीर जो नहीं, वो देरा गांव है पानीपत के पास, वहाँ का बहुत ही बढ़िया सांगी था। उसका सारा ही लिटरेचर थोड़ा बहुत पाकिस्तान में उर्दू में, सारे इंडिया में जो नहीं उसकी रागनियों पर दूसरों ने छाप लगा दी। झंडू मीर बहुत ही अच्छा सांगी था। कोई इसी तरह बनवारी भी, ये जैसे यह रागनी है नहीं, ये मैं आपने बताऊं, झंडू मीर को मैंने निकालने दे, ये झंडू मीर डबल क्लिक करे तो एक पर फोकस होगा। जैसे झंडू मीर की ये रागनी है कि जीव जंतु पशु पखेरु नाच दुनिया सारी, के नाचन में दोष बताया सब अक्ल की मुशियारी, नाच नाच के दीपचंद बामन सदा व्रत खुलवा गया, नाच नाच के बाजे नाई दुनिया में भगत को आ गया,
नाच नाच के मांगे बामण, कुएं जोड़ खुदा गया, और नाच नाच के लक्ष्मी चंद दुनिया में नाम कमा गया। कहे झंडू मीर देरे वाला, क्या है खता हमारी, हमनी नाचा ये हमारी क्या खता है। और नाचन में की दोष बताया, नाचे दुनिया सारी, जीव जंतु पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, के नाचन में दोष बताया, सब अक्ल की होशियारी। और जो नहीं उनका वो बड़ा वो था समाज का चित्रण करने वाला, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज होता है वैसा ही समाज का साहित्य होता है, रागनियाँ होती हैं। तो उसके एक रागनी के अंदर भजन में झंडू मीर कहते हैं, ठंडा लोहा गर्म करे मैंने, गढ़ना मुश्किल हो से, और समझदार न मूर्ख आगे अड़ना मुश्किल हो। भाई सब पंडा ही छुटा लेना चाहिए मरे। वो फिर आगे कहते हैं कली में, अक्ल थोड़ी अधूरी विद्या, एक तो मूर्ख और थोड़ा पढ़ा हुआ हो, अक्ल थोड़ी अधूरी विद्या, जी न खाड़ा कर दे, माँ बापा की लापरवाही चोर लुंगाड़ा कर दे। इसलिए माँ बाप का बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिन बात पर राड़ा कर दे, राड़ा होता लड़ाई झगड़ा, बिन बात पर राड़ा कर दे, उन्हें लड़ना मुश्किल हो से, और समझदार न मूर्ख आगे अड़ना मुश्किल हो है। तो इस तरह से समाज का चित्रण करते थे उस समय के वो जो थे। तो अच्छा, झंडू मीर जो दे रखे थे और वो पाकिस्तान में चले गए, और वहाँ रोते रोते ही मर गए पाकिस्तान में 1951 के अंदर। सिंध में जो नहीं उनको वो वहीं उनकी वो मिरासी थे वो भी। और जो नहीं झंडू मीर के जो नहीं वो वहाँ उनकी न तो भाषा मिली न उनको, यहाँ तो उनकी वो थी 6-7 गांवों के वो मिरासी थे। और सभी उनकी इज्जत करते थे। और वहां पर जो नहीं सिंध में तो सिंधी भाषा है, पंजाब में पंजाबी है, और वहाँ पश्तो भाषा है पठानों वाले इलाके में पेशावर के पास, बलोचिस्तान में बलोची भाषा है। तो वहाँ तो नहीं हिंदी भाषा है ही नहीं, हरियाणवी ने कौन समझा था। इसलिए उनकी वो बड़े निराश हुए यहाँ से जाने के बाद, और 1951 में दुखी मन से जो नहीं वो स्वर्ग ही सिधारे गए भाई। बाकी उनके झंडू मीर के चेले थे यहाँ, जैसे प्यारे लाल मुडलाना, सुलेमान बादियो पाकिस्तान का था, बन्नू मीर का कराची का रहने वाला था, झंडू मीर का एक चेला गांव था सिंह पाथरी का भी था, एक जोनी नसरू मीर था उत्तर प्रदेश का। तो 1951 के अंदर जोनी वो बेचारे झंडू मीर सिंध जिला गांव रोड़ी गांव में और सिंध के अंदर, और जो वो स्वर्ग सिधार गए वहीं उनकी खबर है, और उनके बेटे मुल्तान में रहते हैं। ये ऐसे थे झंडू मीर। और जाट मेहर सिंह फौज में थे। हाँ भाई, जाट मेहर सिंह वो फौज में थे, और वो जो नहीं वो उनका कोई विधिवत रूप से उनकी कोई पार्टी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उन्हें गाने बजाने का शौक था फौज में, इस पर वीडियो बनानी है, लेकिन ये वीडियो सांगियों की है, भजनियों की नहीं है। अच्छा। इसलिए हम जो नहीं भजनियों का चैप्टर किसी बाद में अलग वीडियो में। पंडित जगदीश चंद्र, हाँ पंडित जगदीश चंद्र जैसे मुंशीराम जांडली, अच्छा मेहर सिंह फौजी मेहर सिंह, और ये जो नहीं हमारे पंडित जगदीश चंद्र, उनकी भी ये जीवनी हमारे पास, इनके ऊपर ये भजनी थे। इनके ऊपर हम कभी और दूसरी वीडियो बनाएंगे।